तो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है अविनाश। अविनाश की नीट में 1295 रैंक है एंड 684 मार्क्स हैं। तो अविनाश, अपनी स्टोरी बताओ कि कैसे तुम इतने अच्छे रैंक और मार्क्स तक पहुंचे। क्या तुम्हारी जर्नी रही डॉक्टर बनने की? किसने तुम्हें मोटिवेट किया? कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम से तुम गुजरे थे, फिर भी तुमने उसको क्लियर किया? So it started in 7th class or 8th class itself, but the preparation start from 11th class. So what happened was I started my preparation in 11th class. I do not have any coaching. I did it from home by just online video lectures and the resources which are available online. So by 11th class starting, I was not serious at all. But when I started to move towards 12th, then I realized नहीं competition तो बहुत ज़्यादा है. If you are not doing smart work, then you are out of this stage. तो मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा मतलब मोटिवेट करती रहती कि नहीं तुम्हें अगर करना ही है तो पहली बार में करो तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में बच्चों को कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ये सब. तो फिर उसके बाद मैं 12th में आते आते सीरियस होता गया कि नहीं कंपटीशन तो है तो उसमें करना तो होगा. फिर 12th के समय फिर मैंने टेस्ट भी देना शुरू करे. आई स्टार्टेड माय पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड मेजर टेस्ट. तो उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे. इट वाज अबाउट कि जो मैंने पहला टेस्ट दिया था उसमें मेरे 510 और 20 नंबर बन रहे थे. तो मैंने बोला मतलब कमी कहाँ रह गई. मैंने मतलब पूरा जो पार्ट सिलेबस है उसमें जो जो सिलेबस बता रहे हैं वो तो मुझे आता है, तो उसमें मतलब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. तो उसमें कई बार ऐसा होता था कि मैंने एनसीईआरटी स्किप करी है कई चैप्टर की. अब उसमें एनसीईआरटी में भी आप हर लाइन को कहते हैं ना कि आपको उसे अपना लाइन पे कमांड लेना है, हर लाइन पे आपको कमांड होना चाहिए, देन यू आर गोना क्लियर द एग्जामिनेशन. एंड इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट अ वेरी गुड रिसोर्स बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी वाइड. अब उसमें 2 क्लासेस की आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अपने अंदर इनगल्फ करनी है. उसमें एक एक लाइन एक एक शब्द कहाँ पर कैसे है वो आपको पता होना चाहिए. तो बाय दैट टाइम में जैसे जैसे 12th की तरफ मूव करा था, आई गॉट टू नो अबाउट बायोहैक. तो मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू करे एंड अप टिल द एंड आई एडमिट कि मेरे पास हार्ड कॉपी उसकी नहीं थी, पर उसने मुझे इतना हेल्प करा ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन. आई वुड नॉट से कि इतना अच्छा रिसोर्स कोई एनसीईआरटी याद कराने का भी शायद पूरे इंडिया में होगा. तो उसने मेरे को इतना ज्यादा हेल्प करना शुरू करा कि मेरे जो स्कोर्स थे वो ड्रास्टिकली बूस्ट होना शुरू हो गए. Like from 280 I moved to 320 सबसे पहले, and then from 320 I moved to 340 or somewhat. So it was like कि नहीं अब तो मतलब हो सकता है, मतलब अब तो सही है. तो जब मैं एनसीईआरटी की बायोहैक को सॉल्व करता था आपके जो वीडियो लेक्चर्स थे, आई यूज टू पॉज द वीडियो एंड देन आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है यार ये तो आ नहीं रहा क्वेश्चन, ये कहाँ है एनसीईआरटी में था. तो एनसीईआरटी में कई चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी ही नहीं, एंड बाय द टाइम आप जब उसे एक्टिव रिकॉल की स्ट्रेटेजी से याद करो तो हाँ ये क्वेश्चन कहाँ है एनसीईआरटी में, नहीं आ गया. तो वो चीज जब होती है ना कि पूरा आ रहा है ये एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो एक्टिव रिकॉल से आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाता है कि ये चैप्टर जब मैं दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे ये चीज थी जो मैं भूल गया था. तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो गई. तो उससे मुझे इतना हेल्प हुआ कि फिर मेरा स्कोर मेंटेन रहा 340 तक एंड आई मूव टू 600 ऑल ओवर मार्क्स इन मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन. तो फिर 12th के बाद आई मूव टू मतलब कि अब तो एग्जाम देना ही देना है, अब तो मतलब आ गई वो घड़ी. तो लास्ट के जो मंथ थे तो बाय दैट टाइम मैंने केवल और केवल जैसे मेरे को रिवाइज करना है ड्रास्टिकली, उसको बहुत इंटेंसिवली मुझे उसको रिवाइज करना है. तो अब रिवाइज करने के लिए आप हर चीज में 50 मिनट नहीं दे सकते. कुछ चैप्टर जो आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है उनमें आप बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो. जो आपके हैंड टिप्स हैं उनको 15 to 20 मिनट्स में एक एक चैप्टर को आपको निपटाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपका जो बायो हैक है तो उसमें आपको बस एक वीडियो खोल के रखना है. यू हैव टू जस्ट ओपन द वीडियो एंड जस्ट यू पॉज दैट देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. आपको ये नहीं देखना है कि यार इसमें ये आ गया चलो चलो ठीक है हो गया, नहीं उसमें जो नहीं आया उसको पकड़ो, क्योंकि आपको बायो हैक सॉल्व ही इस तरीके से करनी है कि आपको ये देखना है कि एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं छूट रहा है. फिर आजकल तो सर एनसीईआरटी के बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है. एंड द थिंग इज कि बायो हैक में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ना कि मतलब आई रिमेंबर कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था व्हेन आई वाज सॉल्विंग द बायो क्लासिफिकेशन. यू हैव मेड अ क्वेश्चन दैट the diatoms have two thick overlapping shells. Is it true or not? So this is the same question that has been repeated in NEET examination. So what happens is कि आप एक्टिव रिकॉल से समझ जाते हो कि कहाँ पर गड़बड़ी है, and that is a very big game, right? कि समझ पाना कि गलत कहाँ पे है, that is a very big game, I guess. तो उसमें वो थिक की जगह थिन होगा. दिस इज द थिंग यू टोल्ड इन योर वीडियो. तो मेरे को समझ में आया नहीं ये गलती हो रही है. तो बायो हैक की वजह से मेरा जो बूस्ट था मतलब स्कोर में वो तो बहुत ड्रास्टिकली आया था. इट वाज फ्रॉम 302 I moved to 340 in my biology scores at least. बहुत बढ़िया अविनाश। मैं क्या बताऊं, तो कितना अच्छा फील करता हूं जब मैं ये सुनता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन जिस तरीके से मैं फ्रेम कर रहा था कि जब मैंने बाइक बनाई थी तो मुझे पता था कि यार मुझे ये चीज क्यों देनी है, क्योंकि ये नहीं मिल रही है मार्केट में कि भैया That is the एनसीईआरटी। thing. That is the thing. हाँ कि There is no source that can get your NCERT fit in your mind, and that is, I guess, biohack and ChemHack. And by the last of the time, I used to follow the YouTube videos over the ChemHack that is for inorganic chemistry specifically.
I still remember in S block there was one question के Mg and calcium का what is the requirement in daily usage. So that is the same question that has been repeated in this year's examination, that is 0.2 or 0.4. I don't remember it well, but yeah, that is the question that has been repeated. So that had been helping me from for a lot of time. It has helped me and helped to increase my score a lot. Now in physics I'm scoring 167. In chemistry I scored 162, and not a single question of inorganic chemistry has been gone wrong. And what is your score in biology? 355 sir. तो अविनाश तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? It was already from YouTube कि मेरे को पता था कि कोई तो ऐसी सीरीज चल रही है जिससे बच्चे 350 तक भी टच कर रहे हैं. मैंने भी अपने एक फ्रेंड से पूछा, मैंने बोला कौन सी सीरीज है जिससे मतलब बच्चे फॉलो करते हैं, एंड देयर इज सम पार्ट गोयल टाइप ऑफ समवन के वो तो कुछ तो करा रहा है वो YouTube पे है ना, अच्छा, जिससे बच्चे बहुत अच्छा टच कर रहे हैं उसको. तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके कुछ बायो हैक होता है. तो मैंने बोला कि नहीं यार, अब इसे फॉलो तो करना चाहिए, बिकॉज जब बच्चों के आ रहे हैं तो मेरे भी आ सकते हैं एक्सपीरियंस, राइट. तो मैंने उसको सर्च करा, तो मैंने आई जस्ट सर्च फॉर द बायो हैक एट द एंड. तो बायो हैक की मेरे को वीडियो खुल के आई, तो मैंने सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड का लगाया. मैंने बोला देखा जाए कि क्या चीज है बायो हैक. तो मैंने उसको ओपन करके बस रखा और मैंने देखा कि इसमें तो 10 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया. मैं तो सोचता था मेरे को तो पूरी एनसीईआरटी मेरे हाथ में. तो ये चीज समझ में तब आती है जब आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तब समझ आता है अरे ये भी एनसीईआरटी में था, ये तो समझ नहीं आता. अब एनसीईआरटी में आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि आपका जो पूरा नीट है दैट इज ऑल ओवर बेस्ड ओवर एनसीईआरटी. अगर आपकी ग्रिप में एनसीईआरटी है देन यू आर गुड टू गो. आपके 350 प्लस 340 प्लस आराम से टच करोगे अगर आपकी एनसीईआरटी आपके हैंड में है तो. क्योंकि आजकल सर एज यू नो कि कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं आ रहा है, एज इन सीपीएमटी और एआईपीएमटी जो आया करते थे तब, आजकल तो नहीं आ रहा है. तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, मतलब ये सही सीरीज है, इसमें पता तो चल रहा है कि एनसीईआरटी क्या क्या नहीं आता है. जो आता है वो तो ऑलरेडी आपको पता है ना, मतलब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो दैट इज ऑलरेडी यू हैव लर्न, बट अभी तो आपको सीखना पड़ेगा वो जो नहीं आ रहा है. तो मैंने सोचा नहीं, इसे तो फॉलो करना चाहिए, इससे तो बहुत सही नंबर मेरे बन जाएंगे. तो फिर मेरे बूस्ट हुआ बहुत अच्छा स्कोर. फिर मैं जब ऑफलाइन एआईआईटीज देने जाता था तो मेरा स्कोर 340 प्लस 350 प्लस आराम से टच हो रहा था बायोलॉजी में. और बायोलॉजी से मैं बहुत अपना सेटिस्फाइड था कि नहीं इसमें तो मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन 2023. आई स्कोर 355. बहुत बढ़िया. बायो हैक जैसे तुमने बताया, मैं अगर हम प्रिसाइजली बोले तो क्या क्या चीजों में तुम्हें हेल्प करी थी बायो हैक, और कैम हैक तुमने यूज करी थी? कैम हैक मैंने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने सरफेस केमिस्ट्री का डाला था, एस ब्लॉक का डाला था. ऑनलाइन वीडियो देखी होगी बस? हाँ, ऑनलाइन वीडियो देखी होगी. तो मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर आप उसे ऑफलाइन परचेज नहीं भी कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन वीडियो चला लो. हाँ. आपका पूरा काम हो रहा है, कंटेंट पूरा अवेलेबल है. हाँ. आप पूरा समझा रहे हो तो फिर क्या चाहिए. अगर आपको, पर आप फॉलो भी करो ना, देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर द इंटरनेट, राइट. यू हैव टू सेलेक्ट द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑफ योर नीड. पढ़ाने के नाम पे टीचर्स कुछ भी पढ़ा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मतलब टोटल इलॉजिकल, जो नहीं आना है. पर जो पढ़ा रहा है कोई ऐसा है जिसने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी निकाली है जिससे वाकई में स्कोर बढ़ रहे हैं, उसे बच्चे फॉलो नहीं करना चाहते कि अंडर एज है, इसे क्या डिग्री है. मतलब आपके बारे में मैंने कई बच्चों से पूछा था, अरे तो वो कोई डॉक्टर है या उसने कुछ ये कर लिया, अभी तो वो प्रिपेयर खुद कर रहा है. तो मैंने बोला कुछ उस पर एक्सपीरियंस तो है ना नीट क्रैक करने का. एटलीस्ट उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 223 इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू कम, राइट. तो कि उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं ना उनकी सुन के. तो फिर 2-3 बच्चों ने मेरे साथ और फॉलो करना शुरू करा बायो हैक एंड कैम हैक, और उनके भी आज 340 प्लस आ रहे हैं बायो. तो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है बायो हैक और कैम हैक का, दैट इज कि आपकी एनसीईआरटी आपके थरो हो जाती है बहुत ज्यादा. मतलब यू आर थरो विद द एनसीईआरटी एट दिस लेवल कि अगर आपसे कोई डीप क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाए ना कि वैल्यू बता दो कि आपके ग्लूकोज की वैल्यू कितनी है. जैसे बायोमोलिक्यूल में मेरे को पता है लास्ट में जब वो पढ़ाते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो देयर इज अ वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी 4.1 to 6.1 करके कुछ दे रखी है वो वैल्यू. तो वो वैल्यू भी आप बायो हैक से उसको याद कर सकते हैं. बायो हैक यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार सॉल्व करा उसे रख दिया. दैट इज नॉट द केस. क्योंकि मैंने खुद एक बार वीडियो नहीं देखा, एक बार चलाया, आई सॉल्व द क्वेश्चन, केप्ट असाइड, आ गया तो वेल डन, हो गई एनसीईआरटी कवर. नहीं आया तो ये देख लिया कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं आया और कहाँ है वो क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी में जाके उसको रीड कर लिया एक बार. तो एक मेमोरी बन गई कि मेरे को ना, मैंने जब वो वीडियो सॉल्व करी थी तो ये क्वेश्चन नहीं आया, तो वो जब मेमोरी बन गई तो जब आप उसमें फिर जाओगे अभी कभी अगर वो क्वेश्चन सामने आ गया तब आप उसे कभी गलत नहीं करने वाले, क्योंकि आपको याद है मैंने वो वीडियो में ये क्वेश्चन ही तो गलत किया था. तो आपको वो पता चल जाएगा. एनसीईआरटी तो इतने अच्छे से अगर आपने केमिकल और बायो फॉलो करा है तो ये चीज तो मैं 100% कहता हूँ कि एनसीईआरटी नहीं जाने वाली, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा और एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं नीट एग्जामिनेशन में. तो फिर चिंता किस बात की है. फिर तो जब एनसीईआरटी आपके बाहर जाएगी नहीं, एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं,
फिर तो सिलेक्शन ही होना है फिर तो। अविनाश, तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी और बुक्स तुमने यूज करी थी? जैसे फिजिक्स के लिए क्या किया था? फिजिक्स के लिए सर मैं अगर बिल्कुल सच बताऊंगा तो आई गेस कई बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, मगर ये बहुत ही ज्यादा बिटर ट्रुथ है कि फिजिक्स में आप अगर कुछ भी सॉल्व मत करो और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, पर एक बार नहीं, एटलीस्ट मैंने उसे इंटेंसिवली 8 to 9 टाइम्स सॉल्व करा है। अगर बच्चे क्या है ना कि नए नए क्वेश्चन की तरफ भाग रहे हैं, आपको भागना ही नहीं है। आपको केवल जो 33 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एमटीजी पब्लिकेशन के मैंने खरीदे थे, उनको मैंने इंटेंसिवली 9 to 10 टाइम्स ईच चैप्टर सॉल्व करा है और उसको सॉल्व कर लिया। तो ये नहीं है कि आपको जो नहीं आया उसको आपने उसे मार्क करो, और मार्क करने के बाद उसको 3-4 बार देखो कि इसका मेथोडोलॉजी क्या है। बिकॉज फिजिक्स में जो एक और चीज मैटर करती है दैट इज मेथड। उसमें आपको मेथड भी याद होना चाहिए। जैसे हमारे फिजिक्स में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है बॉम्ब वाला, कि वो बॉम्ब फटेगा तो बताओ थर्ड पार्ट का मोमेंटम या कुछ स्पीड पूछ लेते हैं या फिर एनर्जी रिलीज पूछ लेते हैं। एक बहुत कॉमन है, अब उसको पता होना चाहिए ना कि इसमें मोमेंटम कंजर्व करना है। बच्चे को हिट ही नहीं कर रहा है क्या करना है, तो उसमें फिर समझ नहीं आएगा। और ये चीज डेवलप हो सकती है प्रीवियस क्वेश्चन से। सर जितने कॉन्सेप्ट थे वो आज तक कवर करे जा चुके हैं, अब उसमें कॉन्सेप्ट कवर करने की कोई मतलब नहीं बनता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ नहीं सकता। जो प्रीवियसली पूछा गया है वही पूछा जाएगा। मगर हाँ ये है, जैसे इंडक्टर को 2 को जोड़ दिया, अब बच्चे नॉर्मल फॉर्मूला क्या जानते हैं, √L1L2, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज √L1L2। अब उसमें दे दिया कि कपलिंग कोएफिशिएंट भी है उसमें कुछ, मतलब इनिशियली जो हमारे में आया है क्वेश्चन वो उसमें बस L1L2 का वैल्यू दिया था, कपलिंग कोएफिशिएंट नहीं बताया गया था। अब उसमें इस बार अगर तुम्हें कपलिंग कोएफिशिएंट दे दिया गया DPY, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, मोल्ड कर दिया गया प्रीवियस क्वेश्चन को, तो उसमें बस तुम्हें थोड़ा सा कपलिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू दे दो, तुम्हें पता होना चाहिए ना इसका फॉर्मूला करेक्ट A √L1L2। तो बस अगर तुमने प्रीवियस क्वेश्चन को इतने इंटेंसिवली निचोड़ लिया तो काम हो जाएगा। मगर यही है कि आपको उसे 8 से 9 बार बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा ईच स्टेप। उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लास्ट 33 ईयर्स में आया हो और आपने नहीं कर पाया हो। सर एक ड्यूअल नेचर में क्वेश्चन आया था इस बार एक्सरे का, और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठ के आया, डायरेक्ट, मतलब उसमें ऑप्शन भी चेंज नहीं करे गए हैं और स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करा गया। और मोस्ट ऑफ द बच्चों को वो क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन लगाए हैं प्रीवियस ईयर वो 5 साल के 6 साल के लगाए, वो तो बहुत पहले आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने तो एटलीस्ट 33 से 35 ईयर्स के कर। और जो सर मैंने सुना है कि पेपर्स बनते भी हैं, वो कैसे बनते हैं कि पिछले साल के पेपर भेजे जाते हैं टीचर्स को, क्या आप इनसे कुछ क्वेश्चन बनाओ। तो टीचर्स भी प्रोफेसर होते हैं, उन्हें क्या उन पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो नई एनसीईआरटी खोले नए नए क्वेश्चन बनाए, या तो मॉड्यूल से उठा के दे देते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने हाथ में कमांड में ले लिया तो फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स में फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलेज नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रिवीजन से ही होगा। जितने ज्यादा रिवीजन करोगे फॉर्मूला याद हो। ये नहीं है कि आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा मुझे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अब मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा और मैंने रोने बैठ गया शाम को मुझे फॉर्मूले नहीं याद हो रहे, तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात हो जाएगी। आज एक ही दिन में थोड़ी आप नीट की तैयारी कर दोगे, आप पे 2 साल है। धीरे धीरे उसको डेली डेली रिवाइज करो। और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट में थोड़ी नंबर लाने हैं, नीट में नंबर लाने हैं। तो उसके लिए मॉक टेस्ट में जैसे हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे तो उसमें कई चीजें ऐसी होती थी जो आउट ऑफ सिलेबस भी आती थी, तो उसके लिए ये थोड़ी था कि हम रोने बैठ जाए, नहीं उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके 10 क्वेश्चन लगा लिए, फिर अगली बार नहीं गलत होगा। आप टेस्ट इसीलिए तो देते ताकि आपको पता चले कि आपने क्या नहीं आता, इसलिए थोड़ी कि आपको क्या आता है वो देखने के लिए। तो फिर वाह लूटने के लिए आप लूटते हैं। और केमिस्ट्री में सर मैंने केवल और केवल एमटीजी या फिंगर टिप सॉल्व करे थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटेंसिवली प्रैक्टिस करे। एंड आपकी केमेट के सारे वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने बहुत अच्छे से कम 8-10 बार उस वीडियो को मैंने खत्म करा था। एंड अंटिल द टाइम के मुझे पता चल गया था कि अब मुझे इसका एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं छूटेगा, क्योंकि सर इंटेंसिवली अगर आप फिर या तो बायो हैक लगा लो, वो एक इंटरेस्टिंग मेथड है सॉल्व करने का, या तो केमिक लगा लो, वो एक इंटरेस्टिंग मेथड है। एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो दिमाग का दही हो जाता है केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक एटलीस्ट में। मैंने जो सरफेस केमिस्ट्री एक बार देखी थी, मैंने एनसीईआरटी वहीं उठा के रखी, मतलब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने पढ़ी तो मेरा काम खत्म है। वो बहुत गंदी तरीके से समझाया जाता है, मगर जो क्वेश्चन उससे बनाए हैं आप, उसमें एनसीईआरटी भी कवर हो रही, समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब एनसीईआरटी करिए। हाँ मतलब अब तो सही है, मतलब अब तो क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं, वो भी क्या हमारा काम। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी प्राइमरी स्कूल एनसीईआरटी से बाहर कभी ना आया है ना कभी आएगा। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। एक स्पेसिफिकली जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब बायो हैक आप सॉल्व करते हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें बड़ी छुपी छुपी सी इन्फॉर्मेशन है। अब उसमें आप प्लांट किंगडम सॉल्व करोगे तब आपको जब वो जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स को वो जो लेआउट ही देखते हैं तो लगता है घबराहट हो जाती है अंदर के, इतना सारा इन्फॉर्मेशन कैसे याद होगा।
और जब से इस तरीके से एक्टिव रिकॉल की स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है वो इतनी अच्छी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज गलत हो रही है, अब नहीं होगी, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाती है। मेरे को आज की, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बायोलॉजी में बायो क्लासिफिकेशन ऑफ डायटम्स का क्वेश्चन गलत हुआ था। अब मेरे अगर कभी नीट में आएगा तो मैं किससे गलत करने की कोई चांसेस हैं? जब नीट के बाद मुझे याद है कि मेरी मिस्टेक क्या है, यही तो एक्टिव रिकॉल है। इट्स नॉट ऑफ रिमेम्बरिंग योर थिंग्स जो आपने कह दी, इट्स रिमेम्बरिंग योर मिस्टेक, इट्स एन एक्टिव रिकॉल ऑफ योर मिस्टेक, इट्स नॉट द एक्टिव रिकॉल ऑफ व्हाट यू हैव डन करेक्ट। सही है, सही बात है। उसका एक्टिव रिकॉल है तो उससे याद आ जाएगा कि हाँ ये गलत कर रहे थे, और आपने अपनी गलतियां पकड़ ली तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करनी चाहिए। तो अविनाश, तुमने वीडियोस बायोहैक की कितनी बार देखी होंगी? एक वीडियो एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें तो बायोहैक की, जो अगर आपको एक बार एक चैप्टर को खत्म करना है वो एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स करना है। तो तुम्हारा कहना ऐसा है कि वीडियो जरूरी नहीं है पूरी एंड टू एंड देखें, मतलब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर अगर कोई नहीं आए तो वीडियो में देख लो रिज्यूम करके कि हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक वीडियो को 8 से 10 बार जरूर करो। ये तो है ही। अब जो बुक आपकी वो 1200 की मिल रही है, वो आपने फ्री में अवेलेबल कराई है अगर यूट्यूब पे, तो वो इसीलिए कराई है कि बच्चे उसको यूज करें, पर कई बच्चे आज भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई सुन रहा है तो मेरा तो कहने का यही है कि एक वीडियो को कम से कम 8 से 10 बार देख लो, तो उसमें आपका फायदा ही होने वाला है। तो अविनाश, एक लास्ट मैसेज तुम क्या बोलना चाहोगे सारे नीट एस्पिरेंट को जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि एक ऐसी चीज जिसने तुम्हारे को काइंड ऑफ एक डिफरेंस क्रिएट किया है तुम्हारी प्रिपरेशन में? ओके, तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको आपके माता पिता का जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, जेई में, यूपीएससी, जो भी एग्जामिनेशन है आज हमारे इंडिया में, उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है आपका जो पेरेंटल सपोर्ट है। वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हमेशा से, मतलब मम्मी ने इतना मुझे सपोर्ट करा हमेशा। आई वुड लाइक टू रिमेम्बर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं रात में, जब मैं आई वॉज अ नाइट आउट, तो मैं पूरी रात पढ़ता था। तो रात में 3 बजे उठती हैं, नाश्ता बना रही हैं, और ये सब जब भूख लगती थी 3 बजे, फिर ये चीज हो जाती है कि आपको कितना डिटर्मिनेंट हो आप किसी चीज को करने के लिए। तो डिटर्मिनेशन कभी लूज नहीं करनी, मोटिवेशन कभी डाउन नहीं करना है। अगर कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो रोने नहीं बैठना है कि नहीं मेरे तो नंबर, मेरे सिलेक्शन नहीं गया। मॉक टेस्ट में नंबर कम आने दो, आपको मॉक टेस्ट से मतलब नहीं है, आपको नीट एग्जामिनेशन से मतलब है। तो नीट एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करो, और क्रैक करने के बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत औसम होती है। बिल्कुल अविनाश। तो अविनाश, एक लास्ट पॉइंट जो स्पेशल है कि जैसे तुमने बोला तुमने सेल्फ स्टडी करी है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, राइट? तो ऑनलाइन ही यूट्यूब लेक्चर से तुमने पढ़ाई करी है? हाँ, मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब लेक्चर से पढ़ाई। कैसे कौन से लेक्चर तुम देखते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे? थोड़ा सा एक 2 मिनट के अंदर मतलब शॉर्ट में बताओ। जैसे हमारे पहला मैं बायोहैक को फॉलो करता था, मैं केमिक की पूरी सीरीज फॉलो करता था। उसके बाद जैसे हमारे केमिस्ट्री में टीचर हैं वीटी सर, उनके मैं लेक्चर्स इनऑर्गेनिक के लिए बहुत प्रेफर करता था, क्योंकि बहुत इंटेंसिवली उन्होंने हर पॉइंट को कवर करा है। मैं फिजिक्स में एनवी सर को फॉलो करता था। अब तो उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे शायद अवेलेबल नहीं होंगे, मगर मैंने एनवी सर के पूरे लेक्चर्स देखे एंड तक, सारे चैप्टर्स। और मैंने केमिस्ट्री में शिशिर मित्तल सर को भी बहुत फॉलो करा था, बिकॉज मेरे हिसाब से ही इज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसके बाद जैसे अगर बायो की बात करोगे तो डॉक्टर सचिन कपूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। डॉक्टर सचिन कपूर को मैं फॉलो करता था, उनके सारे वीडियो लेक्चर्स देखता था। तो ये मेन तुमने किया है कि इनके पहले वीडियो लेक्चर देखते होगे, फिर अपना एनसीईआरटी देखता था। उसके बाद जैसे बायो में वीडियो लेक्चर देखने के बाद आई कंप्लीट माय कोर्स। मेरे को बॉर्डर लाइन पता चल गया कि ये चीज है, उसको एक बार अपने नोट्स को थॉरली रीड करा। रीड करने के बाद आई गो टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से इंटेंसिवली एक पॉइंट को, जैसे अगर ये भी है कि अपर है कि बिलो है, तो अपर बिलो को मार्क कर दिया। आजकल बन सकता है, मतलब जैसे पैटर्न दिख रहा है स्टेटमेंट वाइज का, उसमें तो बन ही सकता है। एनसीईआरटी अच्छे से हो गई तो उस एनसीईआरटी को ही कम से कम 20-30 बार आपको पढ़ लेना है एक चैप्टर के लिए। ऐसे नहीं है कि आपने पूरी एनसीईआरटी लेके बैठे हो, एक पेज पलट रहे नहीं। अभी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स को आप ऑन करो, सामने कहीं किसी के यूट्यूब पे जैसे अवेलेबल है, तो उसमें तो पूरा दिखता भी है सामने लेआउट पूरा एनसीईआरटी को। जल्दी रीड करते जाए, जो पॉइंट लगे अरे यार ये तो छूट गया, और लगेगा, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में तो लगेगा कि ये पॉइंट छूट कैसे गया, उस समय कैसे छूटा होगा। तो जब ये लगे उस चीज को मार्क करो, और फिर कम से मैं तो कहूंगा कि एक चैप्टर का कम से कम आपको 20-30 रिवीजन देने ही है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बायो में एटलीस्ट 20-30 रिवीजन एक चैप्टर के नहीं दे रहे हो तो वो दिमाग में नहीं बैठेगी। बहुत बढ़िया अविनाश, अच्छा लगा बात करके। और ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन क्लियर किया। टेस्ट सीरीज तुमने कोई ज्वाइन करी थी? हाँ सर, मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और मेरे हिसाब से उस टेस्ट सीरीज कहीं अवेलेबल भी नहीं है। और मैं एक और, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें कहना चाहूंगा कि अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत अंतर हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ओएमआर बबल नहीं करना है, उसमें केवल टिक करना है, आगे बढ़ना है।
ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको टिक भी करना है, आपको जो लिमिटेड स्पेस है उसमें सॉल्व भी करना है, उसमें टेम्परामेंट जो होता है स्पेस का वो भी मेंटेन करके चलना है, ओएमआर बबल करना है। मेरी बबलिंग में बहुत गलती होती थी, इस बार क्या नीट में नहीं हुई बिल्कुल भी, एक भी बबल गलत नहीं हुआ, मगर हाँ ये मेरे ओएमआर बहुत गलत होता, तो ओएमआर भी आपको सीखना है। बहुत बढ़िया अविनाश, बहुत अच्छा लगा बात करके। ऑल द बेस्ट फ्यूचर।